Okay. So we will start the interview, and we will start the interview with both of you. And I'm very glad to be doing this, actually meeting Gajra after a really long time. And so good to meet you, Gajra. Thank you for your time. Same same here. Pleasure. Mm. And welcome, Nirmal. Nirmal, we have been listening to the book, and I think it has come out so well, and I'm very eager to start the conversation. So, just for all the viewers today, Gajra and Nirmal has come together to write this beautiful romantic audiobook series, a Storytel original called Ishq Nautanki. I think the name itself is like fantastic, and we will come to that quickly. So let's start with you both, like whoever wants to pick up this question first. Ishq Nautanki, what Mm. does this name implies? Or when I heard it, I expected a lot of drama and a lot of dynamics and fantastic moments, and which I was happily fulfilled while I listened to the book. Please tell Mm. us what was the trigger behind keeping this name Ishq Nautanki. Okay. So, personally, it was a challenge for me to write something in the pure romantic zone. But of course, a simple love story is never interesting unless it has lots of drama and lots of nautanki. If one were to, describe it in Hindi. So, the nautanki part has a double significance. पहली बात तो ये कि नौटंकी की सेटिंग है क्योंकि ये पूरी जो लव स्टोरी अनफोल्ड हो रही है दो बहुत ही अलग इंडिविजुअल्स हैं जो बिल्कुल ही उनकी दुनिया एक दूसरे से मेल नहीं खाती और Hmm. वैल्यू सिस्टम भी एक तरह से मेल नहीं खाता तो कैसे दो लोग जो इतने एक दूसरे से अलग हैं वो आपस में टकराते टकराते कैसे उनको इश्क हो जाता है शायद ये लाइन थोड़ी सी क्लीशेड लगे सुनने में लेकिन ऐसा जब होता है असल जिंदगी में तब ये बहुत ही रोमांचक एक एपिसोड बन के निकल आता है उसमें से कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये दो जो लोग हैं ये कभी प्यार में पड़ सकते हैं तो वो भी नौटंकी है और इसकी सेटिंग भी नौटंकी है सेटिंग मतलब जो एक दुनिया हम बहुत ज्यादा सीरीज में या फिल्मों में भी फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं देखते जो है नाटकों की दुनिया थिएटर की दुनिया और मुझे लगा कि ये एक बहुत मुझे पर्सनली आई वाज जस्ट एक एक मौका मिला मुझे कुछ जानने का इस दुनिया के पीछे के जो राज होते हैं जो सब पीछे पर्दे के पीछे होता है जो हम फाइनली देखते हैं उसके पीछे क्या क्या ड्रामा और पॉलिटिक्स बिहाइंड द सीन्स होता है तो जब ये पता लगा तो और कोई टाइटल अच्छा ही नहीं लगा ये तो दोनों चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करता है लव स्टोरी भी और सेटिंग भी फैंटास्टिक। तो हम निर्मल से जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप निर्मल हमें बता दीजिए ब्रॉडली कहानी की कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये जो सेटअप है जो गजरा जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक लड़का है समीर जो कि बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनना चाहता है वो स्टेज आर्टिस्ट का बेटा लेकिन उसको ड्रामा से और स्टेज से ज्यादा ही इज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड कि उसकी मदर को इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है थिएटर में लेकिन हाथ कुछ नहीं आता है उनके तो वो बहुत अपनी मदर को ऐश कराना चाहता है और वो बड़ा स्टार बनके और ही वांट्स टू बी इन फिल्म्स लेकिन स्टोरी जैसे अनफोल्ड होगी तो पता चलेगा कि उसको जाना पड़ता है थिएटर में ही और थिएटर में जाके वो रियलाइज उसको होता है कि वो इतने बड़े फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़कर आया है लेकिन उसको कुछ इल्म नहीं है उसको मतलब डायलॉग तक बोलना नहीं आता है तो थिएटर की लड़की ने स्टेज आर्टिस्ट टीचेस हिम सारे आर्ट उसको और उसके करके वो फिर एक बड़ा आर्टिस्ट फिल्म में बन जाता है एंड देन दे इस कहानी का वो जो अंत एंड नहीं सीक्वेंस पता अभी हाँ एंड नहीं बता एंड देन ही बनता स्टार्ट्स है या नहीं बनता रियलाइजिंग है कि उसको रियलाइज होता है कि हाउ मच हार्ड वर्क हिज मदर हैज बीन पुटिंग इन
जिसकी उसको कोई वैल्यू ही नहीं थी। मतलब ही यूज्ड टू फील वेरी स्मॉल कि अरे मैं तो थिएटर पर्सनालिटी का बेटा हूँ, उसको शर्म भी आती है बताने में ये सब। लेकिन बाद में कैसे वो रियलाइज करता है कि नहीं, स्टेज तो पहली सीढ़ी है कहीं ऊपर चढ़ने की आर्टिस्ट के लिए। जी। हम्म। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम कुछ फ्रीज गजरा हो ऑफ गया। कोर्स अभी आप मेरी बात सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ हाँ, सुनाई दे रही है आपको? मुझे तो दे हाँ, रही है। गजरा अच्छा को तो आई थिंक गजरा हाँ, को दे गजरा रही है। हाँ, गजरा सुन पा रही है शायद। गजरा आर यू देयर? आई थिंक वो फ्रीज हो गया उनका। थोड़ा 2 सेकंड वेट करते हैं गजरा के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है निर्मल जी और हमने ये बहुत ज़्यादा जो फ़िल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में काम करे हैं, हाँ, एक्टिंग और प्रोडक्शन की दुनिया में हम सबको पता है कि गजरा शायद उनकी नेट का कोई इश्यू होगा, शायद वापस आ जाएगी। जी तो जी जी। हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ आपसे भी सुन लेते हैं। ये आप लोग जब लिख रहे थे, आपके दिमाग में भी शायद हाँ, शी इज़ बैक। जी यस, गजरा तो हम ये बात कर रहे थे कि जो लोग हम थोड़ा बॉलीवुड या फ़िल्म प्रोडक्शन या इंडस्ट्री से परिचित हैं, उन सबको पता है कि ये थिएटर और फ़िल्म की दुनिया बहुत थोड़ा बहुत अलग तो है, पर एट द सेम टाइम हमें जेन्युइन काम अगर करने वाला कोई चाहिए होता है, तो हम एक्टर्स थिएटर वालों के पास जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वहीं पे शुरू होती है एक्चुअल लर्निंग। क्योंकि एक बार मैंने नसीरुद्दीन शाह को बोलते हुए सुना था कि थिएटर वन टेक है, उसी मोमेंट में आपको वो टेक देना पड़ेगा और उसके बिल्कुल लिए आप कितनी भी वर्कशॉप, होमवर्क, सिखाई-पढ़ाई कर लीजिए, पर वो वन टेक में आपकी पारदर्शिता समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल। ये जो डायनामिक्स है थिएटर और फ़िल्म में, ये हम आपकी बुक में भी देखते हैं, जहाँ जी। की पैडी एक थिएटर डायरेक्टर है और समीर एक एक्टर है और जो फाइनली वो ट्रेन भी होता है पैडी के थ्रू, पैडी के साथ-साथ। तो ये जी डायनामिक्स कैसे गजरा आपके मन में आया कि इसको लेके एक कहानी रची जा सकती है? क्योंकि हमको बहुत कम ही ऐसे देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है। जी जी, सही कहा आपने कि एक्चुअली ये बहुत पर्सनल एक एक्सपीरियंस से शुरू हुई पूरी ये कहानी। मेरा बेटा इंजीनियर बना, उसने उसके उसे बहुत अच्छी नौकरी मिली। ये कुछ 2016 की बात है और जैसे कि हमारे देश में बहुत से इंजीनियर्स डाइवर्सिफाई हो जाते हैं या इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं, बहुत सारे, मतलब रेशियो बहुत ही हाई है। तो वो भी एक्टिंग की तरफ आने लगा और उसे अपने दम पर एक बहुत अच्छा चांस मिला, जो था बॉलीवुड म्यूजिकल एक बन रहा था दुबई में, जो मतलब सबसे एक्सपेंसिव विजक्राफ्ट का म्यूजिकल था, जाने जिगर, और उसे लीड रोल मिला जाबाज का। तो वहां से कुछ ट्रेनिंग शुरू हुई, क्योंकि म्यूजिकल होता है तो आपको हर चीज जो है ऑन द स्पॉट करनी होती है। चाहे वो स्टंट्स हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, एरियल एक्ट्स हो, ऑल दोज थिंग्स। तो बहुत कुछ ट्रेनिंग मिली उसे। फिर मैं गई वहां पे, उसे स्टेज पर देखा और उससे बहुत सी कहानियां सुनी कि पर्दे के पीछे एक्चुअली क्या होता है। और कुछ उसके दोस्त भी ऐसे थे जिनसे बातें करते समय पता लगा कि एक्चुअली हर एक एक्टर का सपना यही है कि वो फिल्मों में आए, क्योंकि मोस्टली इस म्यूजिकल की बात और थी, लेकिन मोस्टली थिएटर में बिल्कुल पैसे नहीं मिलते और फेम भी नहीं मिलती। बहुत एक छोटी सी क्लास है, जो कि वो भी बम्बई जैसे शहर में, जहाँ लोग एटलीस्ट थोड़ा सा थिएटर देखने जाते हैं, वरना तो गुमनामी है। और सिर्फ उनकी होप ये रहती है कि कोई डायरेक्टर बैठा हो ऑडियंस में और वो देख ले कि फलाना फलाना जो एक्टर है उसने तो कमाल कर दी, तो चलो उसको एक चांस देते हैं। सबका यही ड्रीम होता है, यही फैंटेसी होती है। तो ये सब जानने के बाद कहानी कुछ बनने लगी दिमाग में कि
उसके बेसिक जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, मेल प्रोटैगनिस्ट है समीर, उसको लेकर, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस किया मैंने कि थिएटर को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। वो फिल्म फिल्म वाले यूज कर लेते हैं, डेफिनेटली एक्टर्स को भी चांस देते हैं, लेकिन थिएटर के लिए कुछ नहीं। तो ये सारी जो आयरनीज हैं, विडंबनाएं हैं, ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए, इन सबको मिलाकर एक ढांचा बना कहानी का। और स्टोरी टेल के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, आपके साथ भी कर चुकी हूँ, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस मेरे रहे, मगर लॉन्ग सीरीज नहीं थे, वो सब वन शॉर्ट स्टोरी वाले एक्सपीरियंस थे। तो जब रत्ना से बात की कि हिंदी में और लॉन्ग सीरीज आप करेंगी, तो मुझे बहुत टेम्पटेशन हुई। ये कहानी मैंने शेयर की उनके साथ, और उनको लगा कि इसमें पोटेंशियल है। और वो सारी एलिमेंट्स जो ढूंढते हैं, खासकर एक ऑडियो बुक में जो सुनने में भी अच्छी लगे, क्योंकि हमारे पास वो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं होती कि हम कुछ देख पाए उसमें। तो उन्होंने इस कहानी को चुना, और उसके बाद हमने अपना प्रोसेस शुरू किया काम का। हम पहले भी एक किताब साथ में लिख चुके हैं फॉर प्रिंट। एक नॉवल थी हमारी जिसका नाम था कोरा कागज। तो ये काफी साल पहले मैंने अपनी भाभी के साथ लिखा था, क्योंकि वो हिंदी में बहुत अच्छा लिखती है, और मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा महसूस करती हूँ जहाँ तक हिंदी का सवाल है। मैं अपने रूट्स के साथ थोड़ा सा टच में कम ही हूँ। तो लगा कि ये टीम अगर हम बना लें तो कुछ अच्छा निकलेगा उसमें से। जैसा हमने कोरा कोरा कागज लिखा था, वैसे एक ऑडियो बुक लिखकर। और कमाल की बात यह है कि वो हमारे लिए, दोनों के लिए इतना एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक बिट्टू हमारा खराब हो गया, क्या फ्रीज हो गया? नहीं, ये शायद गजरा का ही थोड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा, इंटरनेट का। ओके। बढ़िया एक्सपीरियंस तो जरूर रहा होगा, हालांकि वो इसी नोट पे उसने उन्होंने छोड़ा है कि जी जी। कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा वो, कि आप दोनों ने मिलकर ये कहानी लिखी एक साथ, ये वाला ऑडियो बुक आपने लोगों ने लिखा। निर्मल, जब तक गजरा वापस आती है, हम लोग क्यों ना बात करें कि आपकी लिखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। थोड़ा शुरू शुरू में लगा भी कि थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि प्रिंट मीडिया के लिए लिखा है पहले, तो ऑडियो के लिए लिख। सो सॉरी, हाँ मेरा कनेक्शन लूज हो गया था। तो बस मैं जो हाँ पॉइंट कह रही थी वो ये था कि कोविड जिसने सबको बहुत परेशान किया, उसमें एक चीज जो हमने बहुत मजेदार की वो थी लंबी लंबी फोन कॉल्स जिसमें कि हम सीन्स डिस्कस करते थे। और हाँ। वो हमारे सेकंड स्टेज थी, फिर वो बताएंगे आपको। जी। हम्म। तो गजरा, आप तो बहुत सुंदर नोट पे आपका वो कट हो गया था कनेक्शन, जो आपने कहा था कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था आपका और निर्मल जी का साथ में कोरा कागज लिखने का। तो मैं अब ये भी आप दोनों ने लिखा है साथ में, जी। और मैं सुनने वाले देखने वालों के लिए बता दूं कि आप दोनों सिस्टर इन लॉ है एक दूसरे के, एंड विच इज सो अमेजिंग, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि फैमिली में कुछ एक ऐसे इन लॉज, या इवन अपने इन लॉज की भी बात नहीं है, आजकल के जमाने में भाई बहन भी साथ काम कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर आप दोनों ने ऐसे एक साथ एक कहानी लिखी, कोविड के टाइम पे दोनों एक साथ पहले भी लिखी हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया। ये कैसे हुआ, वो काम के थ्रू ही जानेंगे। यही मैं निर्मल जी से पूछ रही थी कि जी। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा लिए लिखने के वक्त और गजरा के साथ काम करते हुए। जी बताइए, मैं सुन रही हूँ। मतलब लिखना मेरा एक जस्ट हॉबी है, ऐसे मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर ऑल्सो। लेकिन कुछ सालों पहले गजरा ने रिक्वेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू हेल्प मी लिटिल बिट, जब ये स्क्रीन प्लेस वगैरह में, तो मैंने शुरू किया लिखना, तो मजा आने लगा फिर मुझे।
और गजरा के सिखाने का ढंग, बताने का ढंग इतना था कि मैंने महसूस किया कि मेरी इनर ग्रोथ बहुत हो रही है इसमें। देन आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन राइटिंग, रीडिंग। तो फिर पहले हमने कोरा कागज लिखा इकट्ठे, फिर फिक्शन था वो, फिर एक नॉन फिक्शन लिखा मैंने अकेले, लेकिन ऑफ कोर्स गजरा की गाइडेंस के साथ मैं उनको अपना जो भी काम होता है दिखाती रहती थी और वो उनके सजेशंस लेती रहती थी। और फिर ये आया अपॉर्चुनिटी स्टोरी टेल की, और स्टोरी टेल को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही थी, तो मुझे भी इंटरेस्ट आया इसमें। लेकिन थोड़ा डिफरेंट था लिखना प्रिंट मीडिया से, इसमें नरेशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और तो स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ा हमें, लेकिन मजा आया। गजरा, आप हमको कुछ बताइए कि आपको अपने भाभी के साथ काम करते हुए कैसा लगा? हालांकि आप इंडस्ट्री में इतने सारे लोगों के साथ काम कर चुकी हैं, यू वर्कड विद ऑल द स्टॉलवर्ट्स इन बॉलीवुड, तो आप यू आई एम श्योर राइटर्स रूम या डबल राइटर्स डुओ के साथ आपको लिखना पड़ा है, टीवी में तो वो काफी ये बात है, तो अपने घर में किसी ऐसे करीब के रिश्ते में रहकर एक इतना प्रोफेशनल काम कैसा कैसा लगा एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली बहुत कंफर्टिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितनी कितनी भी आपकी वार्मथ डेवलप हो जाए राइटर्स रूम में 2-3 राइटर्स के साथ, फिर भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और यहाँ पे एक कंफर्ट फैक्टर है, अगर वो कंफर्ट फैक्टर है, टचवुड हम दोनों के बीच में ये है, इट्स अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। कभी ऐसा नहीं है कि यू फील, कभी कभी ऐसा बाहर लगने लगता है कि सो एंड सो इज नॉट मे बी टेकिंग योर, शायद फिर से गजरा की कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। खत्म हो रही है। हाँ, यू बैक। सो जी। सो ये जो नेगेटिव कई बार एक बेस्ट ऑफ प्लेसेस में कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं या थॉट्स आ जाती हैं, वो नहीं थी। बहुत फ्रैंकली हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते थे, क्योंकि मैं यहाँ, और जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आई एम इन द थिक ऑफ थिंग्स, तो इसलिए वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं। मेरी जैसे कहते हैं ना, फाइनल कॉल मेरी होती है किसी भी चीज को लेकर। लेकिन जो डिस्कशन का प्रोसेस है वो बहुत कंफर्टिंग होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई चीज पहले से नहीं सोच के रखी, लेकिन आप बात करते करते इतनी अलग चीज निकल के आती है सामने वाले के रिएक्शंस देखते हुए। तो प्रोसेस ऑफ वर्क डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग था, और अपने घर की चार दीवारी से था, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं आना, आई मीन वी आर इन 2 डिफरेंट सिटीज एक्चुअली। तो मैं हमेशा उनके साथ ये मजाक करती हूँ कि सिस्टर्स इन लॉ आर सपोज टू फाइट टुगेदर, नॉट राइट टुगेदर। बट वो लड़ती नहीं है, क्या करूं, मतलब वो तो मतलब राइटिंग रूम में तो बहुत सारे फाइट्स होते हैं। बहुत बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। तो यहाँ नहीं हुए, टच वुड। मैं नजर उतारने वाली हूँ शाम को। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आप दोनों एक ऐसे एज ग्रुप के बारे में लिख रहे हैं, एक रोमांटिक स्टोरी जो आपके बच्चों के उम्र के हैं? जी और बिल्कुल। हाँ, है ना? तो और दोनों बैठ के भाभी और ननद मिलके लिख रहे हैं। तो हाँ। ये प्रोसेस कैसा था कि आप क्या अपने बच्चों को देखकर, या ऑफ कोर्स गजरा आपका तो एक्सपीरियंस है क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे एज ग्रुप में काम किया है आपने, आपका योर वर्क इज लाइक वेरिड स्पेसेस, वेरिड एजेस एंड ऑल, पर जी। आप दोनों मिलके जब फैमिली में
बच्चों के लिए, बच्चों को क्या वो रेफरेंसिंग होता था या कैसे होता था ये? हाउ डिड इट अरे हैपन? डेफिनेटली इनफैक्ट अद्वैत तो मतलब मेरा बेटा जो है वो तो बहुत ही एम्बैरेस होने वाला है जो अगर वो जब बैठकर इसको सुनेगा, क्योंकि डेफिनेटली हम तो उस एज के नहीं हैं, लेकिन हम बच्चों की चीजें सुनते रहते हैं। और एक्चुअली मैं एक कमाल की बात अगर शेयर करूं, तो जब आप किसी और एज ग्रुप के बारे में लिखते हैं, जब आप यंग लोगों के बारे में लिखते हैं, तो आप एक जेन्युइन कोशिश करते हैं उनको समझने की, जो एज पेरेंट्स अगर आप राइटर्स ना होते तो शायद आप उतना न समझ वेरी पाते। ट्रू। तो क्योंकि आपको अनजजमेंटल होकर उनको समझना पड़ता है। मतलब अगर आप मेरे बेटे या मेरी बेटी या उनके बेटे की जिंदगी देखें, तो इट इज सो डिफरेंट। उनकी थिंकिंग, उनके ड्रीम्स, उनका प्रेजेंट, जिस तरह से वो रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम कोने में बैठ के कहें कि कितने खराब है ये आजकल की जनरेशन, और एक ये तरीका है कि हम घुस जाएं उनकी जिंदगी में, थोड़ा सा पीप इन करें कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ताकि हम अच्छी तरह लिख पाए। तो कोशिश की है। आई होप हमारे लिसनर्स को भी ऐसा ही लगे कि हमने जस्टिस की है उस एज ग्रुप के साथ, उनको जज नहीं किया, उनको हाँ, डेफिनेटली समझने की कोशिश की है। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज मैंने जैसे सुना है, डेफिनेटली उसमें बिल्कुल वो टच कर जाने वाली एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। और गजरा, आप और अद्वैत बहुत ही खास मदर सन डुओ है, मुझे लगता है। आप दोनों मिलकर कहानियां भी लिख चुके हैं। स्टोरी टेल के लिए ही कपल्स जी गोल लिखा था आप दोनों ने। जी जी, और आपके लिए लिखा। उस वक्त भी मैंने पूछा था कि एक मदर एंड सन मिलके एक कहानी बनाना, इट्स आल्सो अ वेरी, सो आई थिंक गजरा इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम यू, दैट आपके अंदर ये जो कोलैबोरेटिव नेचर है वो सारे जी रिश्तों में, नॉट ओनली आउटसाइड। आई एम नो वंडर यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट इन द राइटिंग स्पेस ऑफ टेलीविजन, कि आप सारे रिश्तों में भी इतनी सुंदर इस चीज को घुला के मिला के काम में बहुत थैंक यू सुंदर सो निकल मच रहा है। रोमिला। आई जेन्युइनली फील कि जब अगर हम अपने चहेते लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, उनको एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प नहीं कर सकते, तो इट्स बहुत नीरस हो जाता है जीवन। तो मतलब बेटे के साथ भी काम, उसके साथ तो बहुत झगड़े होते थे मेरे, जो भाभी के अच्छा। साथ नहीं, अनलाइक हर, उसके साथ बहुत झगड़े होते थे। और वो भी कोविड के दौरान हमने थोड़ा सा जो काम किया, तो मतलब एकदम साइलेंट हो जाता था घर, क्योंकि दो लोग बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस आकर कुछ अच्छा ही निकलता था, जो भी जहां भी हम अटके वाओ। होते थे। लेकिन आई थिंक कि हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मी एंड आई माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिम, वो बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत स्पेशल हो जाती है। मतलब हम लोग ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी याद दिलाना पड़ता है कि हम दोस्त नहीं है, आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे हम माँ बेटे हैं। आई हैव टू रिमाइंड हिम के स्टॉप अद्वैत, स्टॉप। तो आई थिंक दैट्स very beautiful in its own way, touch wood. That is very unique and that is very beautiful. And I think this is the basis of love, which is respect that you give and you get. जी Absolutely wonderful. तो ये जो इश्क नौटंकी का जो लिखना, उसका प्रोसेस कैसा था? कि आपने तो कहा कि कॉन्सेप्ट आप ही के थे, तो यू हैड स्टार्टेड ऑलरेडी, यू हैड द स्टोरी। तो जी निर्मल जी कैसे, आप और दोनों कैसे ये करते थे? निर्मल जी कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, स्टोरी तो गजरा की ही थी। लेकिन फिर हम लोगों ने जब ये डिसाइड किया कि इकट्ठे इसमें काम करना है, तो मिलकर हम चैप्टर प्लान्स बनाते थे, गोल्स ऑफ द चैप्टर्स क्या होंगे, और फिर इंडिविजुअल चैप्टर्स को सीन वाइज डिस्कस करते थे। और फिर वो तो मिलकर ही करते थे। और फिर लिखने का प्रोसेस शुरू होता था, डायलॉग्स और पूरा स्क्रीन प्ले डायलॉग सब लिखकर फिर मैं सुनाती थी, इनको भेज देती थी, और फिर ये अपना फीडबैक देती थी। फिर उसको इनकॉर्पोरेट करके और देन फिर फाइनल चैप्टर तैयार होता था। सो दैट वाज द होल प्रोसेस। राइट राइट। Fantastic. Gachari wants to add something. Totally collaborative, and I also learned so much from her, because मैं जैसे कहा मैंने कि
जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ हमारे इतने कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, तो कई बार जो लास्ट स्टेज होती है कि सीन किस तरह से फ्लैश आउट हो रहा है, डायलॉग्स कैसे हैं और सुनने में कैसा लग रहा है, डायलॉग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑडियो बुक के लिए, तो वो मुझे एक तरह से वापस एक कनेक्शन बना इस कोलैबोरेशन के थ्रू, तो इट वाज वेरी एनरिचिंग फॉर मी आल्सो। लवली लवली, एंड आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने लायक है इस कॉन्वर्सेशन से नए राइटर्स लोगों को, कि कैसे ये ऐसा एक सुंदर काम भी आप दोनों में एक फैमिली में रह के एंड इन द पेरिफेरी ऑफ योर रूम्स कोविड के टाइम पे, जहाँ पे चारों तरफ जी बहुत काफी उतना सुविधा, बहुत ही प्रतिकूल सिचुएशन थी बिल्कुल सारी बिल्कुल, जगह। एक निराशा सी थी, और हम्म ये जो हम काम साथ में कर रहे थे इसने हमको एक बहुत होप और ऑप्टिमिज्म दिया दोनों को, हम्म तो हम्म वाज नाइस। So, Gajra, now talking about the प्रोजेक्ट्स या जो सीरीज आपने लिखा है, आपका काम के बारे में थोड़ा आते हैं कि आपने हमेशा बहुत बोल्ड कहानियों पे काम किया है, जैसे कि अस्तित्व या वालिका वधू, बुद्धा। आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू इंट्रिग्ड कि आपको वैसा एक टॉपिक उठा के, और वो भी एक कौन सा फेज पे आके यशोधरा का पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझना, और अभी भी जो चल रहा है ना उम्र की सीमा हो, हमेशा आपकी कहानियों में एक कुछ हटके एलिमेंट रहा है। तो ये इसकी इसकी कहाँ से ट्रिगर हुई या इंस्पिरेशन हुई लाइफ में? क्या आपकी बचपन भी बहुत ही अलग सा था, या कौन रहे आपके इंस्पिरेशन आपके ग्रोइंग अप इयर्स में? जी मैं एक्चुअली 23 साल की उम्र तक दिल्ली में ही पली बढ़ी हूँ, और थोड़ी अनयूजुअल फैमिली थी हमारी। मेरे फादर एक क्लासिकल म्यूजिशियन थे, और काफी नाम कमाया उन्होंने, पंडित अमरनाथ नाम था उनका। उनका एक अलग नजरिया था लाइफ को देखने का, बहुत क्रिएटिव थे। और सबसे बड़ी जो मैंने चीज उनसे सीखी, जो वो कहा करते थे कि आप चाहे आर्ट्स में हो या परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि किसी भी फील्ड का आप पहले ग्रामर समझो, उसको मास्टर करो, जो भी उसका ग्रामर होता है, उसके बाद उसको तोड़ने की सोचो। पहले से तोड़ना मत शुरू कर दो, पहले उसको पूरी तरह से सीखो, फिर उसको आप तोड़ सकते हो। तो ये उनकी अप्रोच थी। तो वो हाँ, जितने भी साल मैंने गुजारे वहाँ, मैंने उनको यही करते हुए, अपने आर्ट के साथ यही करते हुए देखा। मतलब सुबह नींद से उठते थे तो उनकी आवाज रियाज करते हुए, वो ही एक याद थी। तो जब पहले बम्बई शादी होकर मैं आई, तो मुझे सुबह बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि बहुत अलग साउंड्स होती हैं यहाँ की। तो एनीवे, जहाँ तक आर्ट का सवाल है, उनका जो अप्रोच था वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली मुझे अफेक्ट किया। उन दिनों मुझे नहीं पता था कि मैं कहानियां लिखूंगी, लेकिन मेरे फादर को लिटरेचर का बहुत शौक था, तो हम लोग डिस्कस बहुत करते थे। बहुत कुछ जो भी छोटा मोटा दूरदर्शन पे देख लिया, उसका पूरा एक पोस्टमार्टम होता था हमारा बैठकर, कि ये अच्छा क्यों था, ये बुरा क्यों था, इस फिल्म में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। संजीव कुमार की सारी फिल्में हमने साथ में देखी। तो ये एक माहौल तो था। मदर को मैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन ऑल्सो मानूंगी, क्योंकि हो सकता है बहुत क्लीशेड बात है, लेकिन एक चीज जो उनसे सीखी वो ये थी कि कभी भी मतलब आइडल मत बैठो। अगर फिजिकली तुम थक गई हो तो कुछ मेंटल काम करो, और मेंटली थक गई हो तो फिजिकल काम करो, देखो खुद ही रिफ्रेश हो जाओगी। ये उनकी एक अजीब सी सीख थी, जो कि एक्चुअली बहुत ही मैं अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, तो मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं बहुत याद करती हूँ इस चीज को, कि यू जस्ट नीड टू चेंज व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन यू कैन एक्चुअली सब चीज के लिए आपको टाइम मिल जाता है। जो सबसे बड़ी चीज हम लोग जूझते रहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप टाइम निकाल सकते हो अगर आप पॉजिटिव हो, आप हार्ड वर्किंग हो। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें कंबाइन की, और क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मतलब मैं जो डिस्क्रिप्शन देती हूँ टीवी वालों को,
के बारे में वो है कि दे आर क्रिएटिव लेबरर्स, हम लोग मजदूर हैं, क्रिएटिव है लेकिन हम मजदूर हैं एक्चुअली, क्योंकि आपको रोज ही लगना पड़ता है। एज फार एज इन द फील्ड पीपल आर कंसर्न, तो हाँ, गुलजार साहब को बहुत अप्रिशिएट करती थी मैं, उनकी फिल्मों को, उनके लिरिक्स को, उनकी कहानियां, डायरेक्शन, एवरीथिंग। और भट्ट साहब को, मतलब आई रिमेम्बर मैंने अर्थ शायद 15 बार या 20 बार, और उन दिनों बड़ा मुश्किल होता था, आप रिपीट कैसे देखो कोई मूवी, लेकिन देखी मैंने, और इट वाज सो अहेड ऑफ इट्स टाइम। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि जब मैं बॉम्बे आई तो मैं भट्ट साहब के साथ, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, तो मैंने 2 साल गुजारे उनके साथ। एक फिल्म, 2 फिल्म्स पे स्क्रिप्ट एसोसिएट थी, और उनकी वाइफ के साथ मैंने अपना पहला टीवी शो किया था जो वीकली था। तो वहाँ भी एक वर्क कल्चर जो था, जिसमें कि क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी थी लेकिन डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी था, तो वो मुझे सॉर्ट ऑफ कूट कूट कर एक तरह से मिला वहाँ से, और मैंने उसको पी गई। बहुत बढ़िया। ये जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही बोल्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर आपने फीमेल सेंट्रिक बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं लाइफ में, जी। कालिका बहू या अस्तित्व, और ये और काम करना, ये महिलाओं के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली में, भाभी के साथ, तो एक बहुत कहीं पे क्या आपका ये ओरिएंटेशन थोड़ा है कि महिलाओं के को इनफ जो चांस दिया नहीं जाता है वहाँ उसके लिए स्टैंड करना, क्या आपके अंदर ऐसा कुछ एक कोई ऐसा है एक आइडिया जो आप इतने लोगों को सामने लाते हैं या ऐसे कहानियां सामने लाती हैं? ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि वो कहीं ना कहीं अंदर एक जज्बा तो है इस चीज को लेकर। बहुत कॉन्शियसली नहीं आप झंडा लेकर निकलते हैं कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, लेकिन हाँ, जब मैं अपने आसपास देखती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि औरतें इतनी इनसिक्योर हो जाती हैं कि वो शेयर नहीं करती अपनी सक्सेस बोलिए, अपने अपॉर्चुनिटीज बोलिए, या जो उनको मौका मिल रहा है, या वो जो सीखी हैं उसको और लोगों को सिखाना। पर मुझे ये लगता है कि आई थिंक जब बच्चे हो जाते हैं तो आप आपके एक अंदर ऑटोमेटिक देने वाली भावना जो है वो और निखर के आती है, और फिर ये सवाल आप पूछते हैं अपने आप से कि सिर्फ बच्चे ही क्यों। हमारा एक फर्ज बनता है कि हम आसपास, इफ यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर एंड मेक अदर पीपल ग्रो। वरना वरना व्हाट इज इट, आई मीन योर, आई मी माई सेल्फ, और एक दिन आप यूं ही खत्म हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, क्या इम्पैक्ट रहा आपका दूसरों की जिंदगी पे? डेफिनेटली ये कॉन्शियसनेस तो है। और जहाँ तक बोल्ड कैरेक्टर्स का सवाल है, तो आई हैव रियली बीन फॉर्चुनेट बिकॉज कहते तो सब हैं कि टेलीविजन विमेन्स मीडियम है, औरतों की कहानियां कही जाती हैं, लेकिन कभी कभी मैंने जो देखा है कि उसमें वो बहुत ट्रिकी हो जाता है मामला। आप कह तो रहे हैं कि औरतों की कहानी, लेकिन आप बहुत रिग्रेसिव तरीके से कह रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि सिर्फ औरतें ही औरतों के हक के लिए खड़ी होती हैं। मैंने आसपास अपने बहुत से ऐसे मेल्स देखे हैं जो एक्चुअली ट्रू फेमिनिस्ट्स हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हैविंग वर्कड विद सो मेनी ऑफ देम, जो जिनके थॉट प्रोसेस में बिल्कुल रिग्रेशन नहीं है औरतों को लेकर। तो आई थिंक कोई भी सोशल जो जिस इशू आप लेकर चलें, उस पर एक बोल्ड स्टैंड लेना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में एज मेकर्स, एज क्रिएटर्स वो पावर है, वो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम कुछ अच्छा कह सकें। तो अगर हम उसे यूज ना करें तो इट्स ऑलमोस्ट क्रिमिनल, आई फील। तो निर्मल जी, आपको ये तो एक बहुत ही सुंदर चीज है कि आपके घर में कोई एक है जो, हाँ, ऐसे ऐसे सिर्फ आप ही को नहीं, जो इतने ज्यादा उनके अंदर से ये आती है ये कहानियां। क्या आप भी ऐसी कहानियां या ऐसा बोल्ड कॉन्सेप्ट्स या ऐसे ऐसे आप
वातावरण में आपका भी रहना हुआ है, या अभी आपका ये ओरिएंटेशन कहाँ पे है जहाँ पे आप लोग भी एक साथ ऐसे काम कर रहे हैं साथ में? तो आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मुझे लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से थी। इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करके आई थी और 22 साल में ही शादी हो गई थी। लेकिन जब ससुराल में आई तो वहाँ सब एटमॉस्फेयर डिफरेंट था। और सबसे ज़्यादा अपने मैं ससुर जी को इसका श्रेय देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे लिटरेचर की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट किया। वो मुझे किताबें लाके देते थे अपनी लाइब्रेरी से, जहाँ के वो मेंबर थे। तो बंगला लिटरेचर उन्होंने इतना मुझे पढ़वाया, और सिर्फ पढ़वाते ही नहीं थे, वो हर हर कहानी को बैठ के मेरे साथ एनालाइज करते थे। अरे बाप रे! मतलब आप गजरा के डैडी के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल, बिल्कुल। वो वंडरफुल। ससुर के रूप में गुरु थे, दोस्त थे, और माँ भी थे, पिता भी थे, सब थे। तो उन्होंने मेरे अंदर ये सब डाला, कि कैसे एनालाइज करना है चीजों को, कैसे पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना, सिर्फ कहानियों को पढ़ना और फिर भूल जाना, ऐसे नहीं। हर कहानी से क्या सीख मिली, और क्या कौन से कैरेक्टर्स ने किस तरह से बिहेव किया, वो सब एनालिसिस उन्होंने मुझे सिखाया। और फिर आगे जो ग्रोथ हुई है, वो आई गिव 100% क्रेडिट टू गजरा फॉर दैट। यू नो जितना भी ये काम करती थी और हमारी डिस्कशंस होती थी उसमें, और जो भी थोड़ा बहुत मैं कभी कभी हेल्प करती थी इनकी, तो जो ये डिस्कशंस मेरे साथ करती थी, उससे मेरी इतनी डेवलपमेंट हुई। और मुझे उसमें मोटिवेट भी करती रही कि नहीं, तुम्हें लिखना चाहिए, और हेल्प भी करते रहे। आई एम सो ग्रेटफुल टू हर, जो आज मैं राइटिंग का कुछ कर पाई हूँ। 100% आई गिव क्रेडिट टू गजरा फॉर दिस। निर्मल जी, मुझे तो लगता है गजरा और गजरा's डैड सर, आई थिंक ये सब आप लोग एकदम सुंदर एक भगवान ने दिया है, एक सुंदर एक घर आप लोगों को, ना ही बिल्कुल सिर्फ एक साथ रहने के लिए, वो एक साथ ग्रो करने के लिए। सो ये तो एक बहुत बिल्कुल सुंदर और बहुत यूनिक चीज है, ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है ऐसी चीजें। बिल्कुल। बल्कि गजरा इज बिन सो सपोर्टिव ऑफ मी, मतलब पूरे घर से लड़ जाती थी मेरे लिए। यू नो इज नॉट नॉट यस बिल्कुल बिल्कुल ननन जैसी कोई चीज नहीं है उसमें। वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स एंड मोर लाइक सिस्टर्स, यू नो। हाउ लवली। यस। तो एक चीज मेरे मन में आता जब मैं सुन रही थी ये बुक को, हालांकि यहाँ पे समीर बन जाता है बहुत बड़ा एक्टर, और फिर वो पैडी का, उसमें हम नहीं जाएंगे वो एक्टर बनने के बाद क्या करता है, पर अम, आपके कहानियों में गजरा जो हम टीवी सीरीज में देखे हैं, बहुत ज्यादा बहुत बड़े एक्टर्स तो नहीं थे। हालांकि हाँ, बहुत बालिका वधू फॉर एग्जाम्पल एक छोटी बच्ची की कहानी से शुरू होती है। वो लड़की तभी एकदम छोटी सी थी, उसकी पहला या कुछ ऐसा काम होगा, उसका ज्यादा उस वक्त नाम भी नहीं था। इनफैक्ट बिल्कुल उस शो के जरिए वो इतना बड़ी उसका एक अपना ये हो गया, नाम जी हुआ। तो आपकी सारी कहानियों में मुझे लगता है स्टार वैल्यू से भी ज्यादा कहानियों की अहमियत, कहानियों की बल पर वो आगे बढ़ी है जी सीरीज। जी सो आपको इसमें क्या कहना है कि हालांकि हम लोग सब सोचते रहते हैं कि एक स्टार वैल्यू ही एक चीज को हिट बनाता है, जी तो जी आपको इस बारे में क्या कहना है? जी नहीं, एकदम सही बात कही आपने, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो टेलीविजन पे 3 या 4 बहुत बड़े स्टार्स जो हैं उनको लेकर जब सीरीज बनी, तो कोई भी सीरीज सक्सेसफुल नहीं हुई। ये प्रूवन है। तो टेलीविजन हमारा एक ऐसा मीडियम है, लोगों के हाथ में रिमोट होती है, अगर उनको कहानी पकड़ के नहीं रख रही तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती रिमोट से चैनल चेंज करने में। तो रूथलेस है। उनको कुछ लेना देना नहीं कि फलाना स्टार है या क्या है, उनको बेसिकली कॉन्सेप्ट और किस तरह से आप वो कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं, उससे सब कुछ लेना देना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल जो ऑलमोस्ट एक फेवरेट एग्जाम्पल है मेरा,
कि जब अस्तित्व शुरू हुआ, अस्तित्व की कहानी में इट्स अ लव स्टोरी ऑफ एक अपने अपने समय से बहुत पहले की कहानी आई वो, कि जहाँ एक करियर वुमन है जो 34 की हो चुकी है और उसने शादी नहीं की, और वो कैसे शी फॉल्स इन लव विद अ बॉय हु इज 24 इयर्स ओल्ड, और उसे भी अब लगने लगा है कि करियर में तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन मेरी अपनी लाइफ का क्या, छोटी बहनों की शादी हो गई, मैंने कुछ अपनी फैमिली नहीं बनाई, उस तरह की फीलिंग। अपने समय के लिए ये बहुत बोल्ड कॉन्सेप्ट था, और जब हम सब लोग एज अ टीम डिस्कस करते थे इस शो को, तो हम ये कहते थे कि ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन ये 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, ये ऑडियंस एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, इतना बोल्ड कॉन्सेप्ट। आप सोचिए ये शो 3.5 years चला, और आज भी जब निकी अनेजा बाहर जाती हैं तो शी इज नोन एज डॉक्टर सिमरन, और शी इज नॉट डिसलाइक्ड एट ऑल, कि उन्होंने एक 10 साल छोटे लड़के से प्यार किया, शादी की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इतना फर्क पड़ता है कि आप अपने प्रोटैगनिस्ट को कैसे बिल्ड कर रहे हैं, आप उसकी लाइफ को कितना एम्पथेटिकली देख रहे हैं या सिंपथेटिकली देख रहे हैं, लोग कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं कि शायद मेरी बेटी, शायद मेरी बहन, शायद मेरी मौसी के साथ ऐसा हुआ था। तो रिलेटेबल भी आप कैसे बनाते हैं कॉन्सेप्ट को, और आप उस कहानी को कहाँ से पकड़ते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, किस तरह से। स्टोरी डेवलपमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रांग हुआ तो कुछ दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम्म आपका आगे जाते समय कहानी अच्छी तरह नहीं कही गई, तो आप ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, और टिकना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टेलीविजन में, बिकॉज हम नहीं फोल्ड अप कर सकते कुछ ही हफ्तों में, हमें कम से कम 1 साल तो एयर पे रहना होता है। ये इनफैक्ट हालांकि बहुत ही वर्चुअल एप्लीकेशन में आप हम इतना कंटेंट देख रहे हैं, वेब सीरीज, वर्चुअल जी प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, पर ये शायद टेलीविजन का बहुत ही एक खासियत बात है कि इतने सारे चैनल्स हैं, वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से कुछ कम नहीं है। जी ऐसे नहीं कि वो चलने दे तो ठीक है, पर उस पर टीआरपीस कहे कि जो भी कहे, मैंने इट इज द स्टोरी हैज टू बी ग्रिपिंग कि वो या, लोग देखते रहें उस चीज को। तो इस बात पे मेरी ये आती है कि बहुत सारा आपने इतने सालों से लिखा है, और जी आजकल बहुत सारे नए काइंड ऑफ कंटेंट आ रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के इन्वेंट से, जो कि जी टेलीविजन से थोड़ा शायद अलग है, क्योंकि टीवी रेटिंग्स बहुत कुछ अलाउ नहीं करता है टेलीविजन या फिल्म्स में। तो व्हाट डू यू थिंक, इज द ट्रेंड ऑफ स्टोरी टेलिंग चेंजिंग द कॉन्सेप्ट्स जो पीछे चिराचरित चलते आ रहा था अब तक, वहां पे आपको क्या लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज ये सारे थोड़े स्टोरी टेलिंग का चेंज हो रहा है? डेफिनेटली चेंज हो रहा है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं हो रहा जिस रफ्तार से होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हुआ ये कि खास तौर पे उस फेज में, कोविड वाले फेज में, एक्सपोजर बहुत हो गया लोगों का, मतलब टू ओटीटी कंटेंट। आप अपने फोन पर बहुत कुछ देख पाते हैं, आपके पास समय बहुत होता है, तो आपको एक तरह से, जो हम हिंदी में कहेंगे ना, लत लग जाती है कि देखे तो सही, सोनी पे क्या आ रहा है, सोनी लिव पे क्या आ रहा है, या हॉटस्टार पे क्या आ रहा है, तो आप सैंपल करते रहते हैं बहुत कुछ। अब उसके बाद अगर टीवी की बात करूं, अगर टीवी का कंटेंट वही पुराना नए पैकेज में पुराना कंटेंट या पुराने थॉट्स जो हैं वो बार बार देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी टीआरपी को इफेक्ट करेगा और आपके सीरीज की सक्सेस को इफेक्ट करेगा। तो हम जो टीवी इंडस्ट्री में ये बात करते रहते हैं कि वी हैव टू री इन्वेंट, एवरी इंडस्ट्री हैज टू री इन्वेंट। अब देखिए, ऑडियो बुक्स कौन सोच सकता था कुछ समय पहले कि ये भी एक पूरी इंडस्ट्री है और वायबल इंडस्ट्री है, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, इसका पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो लोग 2-2.5 घंटे अपनी गाड़ी में बैठे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अगर एक अच्छी कहानी सुनने को मिल जाए उस दौरान,
तो दे आर हैप्पियर पीपल व्हेन दे गेट ऑफ द कार. सो आई जस्ट फील कि बहुत हम एज स्टोरी टेलर्स हमारे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने दिमाग भी खोलने होंगे. खिड़की दरवाजे अपने दिमाग के उतने ही ज्यादा खुलकर खोलने होंगे. निर्मल जी, आपको क्या लगता है? आप तो, मैंने सुना आप स्टोरी टेल के ऑडियो बुक्स काफी सुनती भी रहती हैं, हाँ हाँ तो बिल्कुल. ये जरूर बताइएगा, आपको कैसा ऑडियो बुक सुनना पसंद है और कैसी कहानियां आपको पसंद है, जॉनर्स, और आपको भी क्या लगता है टेलीविजन का स्टोरी टेलिंग या वेब सीरीज की स्टोरी टेलिंग और ऑडियो बुक्स में कितना कैसा फर्क है और कहाँ पे कैसी कहानी बेटर हो सकता है? मुझे यहाँ पीयूष श्रीवास्तव की जितनी भी आपने कहानियां इसमें आप स्टोरी टेल में है, वो तकरीबन मैंने सब सुनी है और मुझे अच्छा भी लगता है और बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं, क्योंकि काम करते करते आप सुन लेते हैं ये कहानियां. और टीवी में तो फिर बैठना पड़ता है, कई बार आप बिजी होते हैं, तो किसी भी समय सुन भी सकते हैं, वो तो है. और जो आप बोल रही हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट की जो बात कर रही हैं आप, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा थोड़े हंसी मजाक वाले कंटेंट ज्यादा होने चाहिए. और बाकी मैं तो, मेरे को तो गजरा के हर स्टोरी, हर थॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डेप्थ होती है उनमें. और हर कहानी का एक मैसेज होता है, तो वो मुझे लगता है उस तरह की कहानियां इसमें ज्यादा दिखाई जानी चाहिए, जहाँ पे कोई डेप्थ हो और मैसेज हो एक इंटरेस्टिंग. हम्म। तो गजरा, ये प्रश्न मैं आप दोनों से ही पूछने वाली हूँ कि आपने तो प्रिंट में भी काम किया है, यू हैव रिटन बुक्स, यू आर अ पब्लिश्ड ऑथर, यू हैव वर्कड इन टेलीविजन जहाँ पे आपने इतने सक्सेसफुल टीवी सीरीज आपने दिया है हमको, और अब ऑडियो बुक. तो ये तीनों चीजों का राइटिंग टेक्निक्स में अगर जाए, ब्रॉडली क्या डिफरेंस है और क्या बहुत अच्छा काम करता है एज अ ऑथर राइटर? आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं दूसरे ऑथर के, वो भी कुछ सीख सके आपकी बात से? जी, देखिए, मैं तो बहुत ग्रीडी हूँ. मुझे सब मीडियम जो आपने मेंशन किए, सब में ही काम करना पसंद है, ऑल्टरनेट करते हुए. फ्रैंकली स्पीकिंग, 10 एपिसोड पर काम करने के बाद फिर लगता है कि नहीं, अब ऑडियो बुक से ब्रेक लिया जाए, अब कुछ लिखा जाए जो प्रिंट में आए. तो वो एक अलग मजा है उस लिखने में. टीवी मेरा एक कांस्टेंट सा बन गया है, उसमें मैं अब, लेकिन विद इन टीवी मैं थोड़ा सा अपने आप को अब सीमित रखना मैंने शुरू कर दिया है कि मैं सिर्फ ब्रॉड स्टोरी और स्क्रिप्ट सुपरविजन करती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ बहुत ज्यादा रोज. मीडियम भले ही अलग हो जाए, उसका ग्रामर भले ही अलग हो जाए, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हैं स्टोरी टेलिंग के जो नहीं बदलते. अ, आपको एंटरटेन तो करना है, और अब ये हो गया है कि एंटरटेन करना सबसे जरूरी हो गया है. एजुकेट करना या किसी को सोचने पर मजबूर करवाना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खासतौर पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे. तो ठीक है, वो एक अपनी फिलॉसफी है, लेकिन शायद मैं उस स्कूल को बिलोंग नहीं करती. मुझे हमेशा लगता है कि कुछ अच्छा कहा जाए विच लीव्स यू विद समथिंग. ये नहीं कि आपने जितनी देर देखा उतनी देर आपको बहुत मजा आया और उसके बाद उस चीज के बारे में आप भूल गए. मैंने कुछ साल पहले एक मेक्सिकन थिंकर के बारे में पढ़ा जिनका नाम है माइकल साबिडो. और बाद में पता लगा कि उनकी जो थियोरी है टेलीविजन के बारे में, खास तौर पे वो अप्लाई की गई थी फॉर क्रिएशन ऑफ हम लोग एंड फॉर सेवरल अदर वेरी इंपॉर्टेंट शोज. और बिना ये थियोरी जाने हम एक तरह से वो उस तरह से काम कर रहे थे टेलीविजन पे. थियोरी बहुत सिंपल है. थियोरी ये है कि आप लोगों को प्रीच मत करो,
अगर आपको कुछ अच्छा कहना भी है तो उनको फील करवाओ, मेक देम फील, डोंट टेल देम. So through what is happening in your stories, you need to make them themselves think, because that is what makes people feel involved with the story and one with the story. So across all mediums, to come back to your question, across all mediums, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो या फिल्म हो, मेरे लिए एक अच्छी स्टोरी वो है जो लोगों को कुछ फील करवाए. मतलब अगर मैं किसी को रुला सकती हूँ अपने किसी सीन से, अपनी किसी स्टोरी से, तो मुझे लगता है आई हैव सक्सीडेड. क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं अंदर कनेक्शन उनका बन बन रहा है, तभी वो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन उनकी बन रही है. आई फील वेरी हैप्पी इफ आई कैन मेक समबडी क्राई. सो दैट्स माय थियरी कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा ग्रामर बदलता है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है स्टोरी टेलिंग में, एक्सेप्ट कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन आप करेंगे तो आपको आपका बिगिनिंग और मिडिल होना चाहिए, आपका एंड तो एंड में आएगा, आपको पता नहीं कब आएगा, वो आप बहुत वेगली विजुअलाइज करते हैं. पर आप उस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, आप उस जर्नी के दौरान लोगों को बहुत कुछ फील करवा सकते हैं. दैट इज व्हेन आई फील very successful and happy. I think what you're saying actually holds true for every kind of communication, which is fantastic. कि आप जब तक ना अपनी बातों से लोगों को फील ना करा पाए, जी तब तक उस जी कम्युनिकेशन की कोई बात ही नहीं बनी. जी और वो बिल्कुल. जी, बिल्कुल. और मैं निर्मल जी से पूछना चाहूँगी कि अभी आप इतने सारे ऑडियो बुक्स तो सुने हैं स्टोरी टेल पे. अब आपको अपनी बुक सुनने में क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि अच्छा इसमें कुछ चेंज होता तो अच्छा होता, या ये बहुत सुंदर हुआ है, ऐसा कुछ होता है क्या? मैं जानना चाहती हूँ ऑथर राइटर क्या सोचता है अपना काम एक्चुअली सुनकर? नहीं, एक्चुअली बहुत मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, और कभी कभी विश्वास भी नहीं हो रहा कि अरे बाबा ये मैंने लिखा था, यू नो. सच में. लेकिन हाँ, थोड़ा सा कभी लग रहा है कि जो नरेशन में वो जो वॉइसेस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती तो अच्छा लगता, और अच्छा लगता, ऐसे लगता है मुझे. अदरवाइज स्टोरी सुनने में बहुत मजा आ रहा है. और मैं गजरा को बोलती भी रहती हूँ कि अच्छा लग रहा है. ये भी पूछती रहती है कि कैसा लग रहा है आपको. मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, मुझे लग रहा है इट्स बिन गुड वर्क, अच्छा काम वेरी किया है. एक्चुअली ये होता है जब आप लिख रहे होते हैं, तब तो एक एक विजुअल एक इमेजिनेशन होता है कि आवाज कैसी होगी. और हाँ शायद वो जब नरेटर आ जाता है और हाँ नरेटर जैसे उस डायलॉग्स को बोल रहे हैं, हाँ लिखने में और वो बोलने में थोड़ा उसमें हाँ. फर्क फर्क आ आ जाता ही जाता है. बिल्कुल. क्योंकि कई बार लगता है कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, वो कैरेक्टर ठीक से आ रहे हैं, जिस तरह से हमने सोचा था वो कैरेक्टर इसमें ठीक से फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. हाँ. कभी कभी ऐसे लगता है, बट आई थिंक ऑन द होल अच्छा लग रहा है. नहीं, आपने बहुत सही पकड़ा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये एक फेनोमेना है कि राइटर्स अपने बुक सबसे अच्छा पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने लिखा है. तो हाँ उनसे बेहतर वो कैरेक्टर को कोई नहीं समझ सकता कि वो डायलॉग किस एंगल से बोला होगा, क्या हाँ. उसकी कनोटेशन होगा, उसका वैसा फील वॉइस आया है कि नहीं आया. मॉड्यूलेशन. हाँ, हाँ. तो बिल्कुल बिल्कुल. सुरमिता, नेक्स्ट टाइम हमको वॉइस ओवर आर्टिस्ट ले लीजिएगा प्लीज. इनफैक्ट आप दोनों को एक कहानी एक टू विमेन को लेके लिखना चाहिए शायद, ताकि आप दोनों ही पढ़ सके. दैट विल बी ग्रेट. सुपर्ब. थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, और मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन ने सिर्फ राइटर्स को ही नहीं, बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप दोनों इतना सुंदर काम, ना ही सिर्फ काम सुंदर है, ये जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है ये इतना सुंदर है. हमें तो लगता है जो भी ये सुनेगा उनके लिए बहुत कुछ सीखने को रहेगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गजरा एंड निर्मल जी. और थैंक आप दोनों को अगर स्टोरी टेल के ऑडियंस के लिए कुछ कहना है तो प्लीज, द स्टेज इज योर्स. I would like to say that the best audio books come with Storytel, so do sample them. इश्क नौटंकी तो है ही, लेकिन जैसे भाभी ने बताया,
और भी बहुत सी ऑडियो बुक्स हैं, और ये तो एक डिस्कवरी है मेरे लिए, एक नई दुनिया की, कि मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुनते सुनते अपना इतना अच्छा टाइम बिता सकती हूँ. सो इट्स अ वंडरफुल न्यू मीडियम. आई विश देम ऑल द बेस्ट and do sample Ishq Nautanki. Thank you very Yes, much, Smita. It was wonderful talking to you. yes. सेम हियर. निर्मल जी, कुछ कहेंगे आप? सेम हियर. नहीं, मैं भी सब ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज सुनिए इश्क नौटंकी, बहुत मजा आएगा आपको. और हर कैरेक्टर के साथ हमने जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की है, और रीडर्स का रिव्यूज भी हमें बहुत एक्साइट करेंगे. लवली, Yes. लवली. Yes. यस, रीडर्स, मैं सबको ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी सुने वो आके हमारे कमेंट सेक्शन में अपना सजेशंस या कमेंट्स रख कर जाएं. And thank you so much, Gajra. Thank you so much, Nirmal ji. We hope Ishq Nautanki does wonder when it comes to listening. Yes. Thank Thank you you. so much. Thank Bye. you. Thank you so much. Thank you. Thank